हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 22 जून का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं जस्टिस रंजना देसाई। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इस परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 114 हो जाएगी। यदि हम वर्तमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या 111 है, यानी 3 विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी होगी। गुलाम कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए विधानसभा सीटों की संख्या 24 निर्धारित की गई है। आइए जान लेते हैं परिसीमन या डिलिमिटेशन क्या है। भारत में प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए राज्यों को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज या निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। भारत में परिसीमन आयोग या बाउंड्री कमीशन के गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 82 में है और राज्यों का परिसीमन यानी कि उनका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बंटवारा आर्टिकल 170 में है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक किस देश में आयोजित होगी? तो यह है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके सदस्य देश हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये आप मैप में देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य वर्ष 2017 में बने थे। संघाई सहयोग संगठन का पूर्व में नाम संघाई 5 था, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। संघाई 5 संगठन के जो मेन सदस्य थे वो थे कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 संगठन को संघाई सहयोग संगठन का नाम दिया गया और वर्ष 2020-21 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ताजिकिस्तान कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी हैं। इस योजना की शुरुआत यानी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी और इसकी जो अवधि थी खत्म होने की वो 30 जून 2021 थी और इसी अवधि को बढ़ाकर अब भारत सरकार ने 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नई नियुक्तियों को गति देने में मददगार है। इसमें सरकार प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से की 24% का भुगतान करता है, यानी 12% कर्मचारियों का और 12% जो उन कर्मचारियों को नियुक्ति देता है उनके लिए सरकार प्रोविडेंट फंड में भुगतान करता है, जिससे नए नियोक्ताओं को नई नियुक्तियां करने में आसानी होती है। वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन या मिश्रित ईंधन इंजन अनिवार्य रूप से लाने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो यह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री हैं नितिन गडकरी। फ्लेक्स फ्यूल इंजन के बारे में जान लेते हैं। इन इंजनों में पेट्रोल और एथेनॉल दोनों ईंधनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 2003 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% तक एथेनॉल सम्मिश्रण किया जाएगा और वर्ष 2030 तक 20% का लक्ष्य रखा गया था। परंतु इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस लक्ष्य को घटाकर वर्ष 2025 तक ही पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पेट्रोल में एथेनॉल का सम्मिश्रण 8.5% है। हाल ही में जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत FDI प्राप्त करने में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो यह है 5वें स्थान पर, यानी भारत विश्व में FDI प्राप्त करने में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत में वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष निवेश 64 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा है। लास्ट ईयर 51 अरब अमेरिकी डॉलर था और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो ICT इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हुआ है। और बात कर लेते हैं
कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसे व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए हाल ही में गठित पैनल के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं अजीत मिश्र। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इस पैनल का गठन किया गया है और श्रम और रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार जी। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर गठित यह दूसरा पैनल है इस सरकार के द्वारा और इससे पहले जो पैनल गठित किया गया था वो अनूप सतपथी पैनल था जिसको 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था और अजीत मिश्रा पैनल का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए है। हाल ही में चर्चा में रहा उन्मुक्त प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये है जनजातीय मंत्रालय से। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जनजातीय मंत्रालय ने वर्ल्ड सिकल डे यानी 19 जून को, जो कि वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को जो मनाया जाता है, उस अवसर पर उन्मुक्त प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं सिकल सेल के बारे में। ये सिकल सेल एक आनुवांशिक रक्त विकार है यानी कि ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है ब्लड की, जिसमें कि हमारी जो ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी, हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। तो जो आरबीसी हैं वो जनरली राउंड शेप की होती हैं, परंतु इस सिकल सेल की रोग की वजह से उनका ये शेप इस तरह का हो जाता है, शार्प शेप हो जाता है, यानी हंसिया की तरह इसका जो शेप हो जाता है हमारे आरबीसीज का, और ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है और इसे हम सिकल सेल एनीमिया यानी कि खून की कमी का रोग भी हो जाता है ये, और इसे ड्रीपेनोसाइटोसिस भी कहते हैं। और ये जीन में परिवर्तन की वजह से ही हमारी आरबीसी का शेप इस तरह का हो जाता है और ये मेनली इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एरियाज़ के लोगों में पाई जाती है। और जनजातीय मंत्रालय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो ये जो उन्मुक्त प्रोजेक्ट है वो सिकल सेल रोग को जनजातियों में खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा मेकदातु डैम किस राज्य द्वारा बनाया गया है, तो ये है कर्नाटक। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मेकदातु डैम कर्नाटक द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और यह कर्नाटक के रामनगर जिले में स्थित है। ये कावेरी नदी और उसकी सहायक नदी अर्कावती के संगम पर बनाया गया है, जो कि एक जॉर्ज यानी कि महाखड्ड यानी गहरी खाई घाटी में स्थित है ये मेकदातु डैम। और इस डैम का जो मेन पर्पज़ है वो बेंगलुरु शहर, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, उसके लिए पीने के पानी की आपूर्ति करना है। परंतु इस पर लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद चल रहा है, जिस पर हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया है और तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी को लेकर विवाद है, जिस पर ये डैम बनाया जा रहा है। हाल ही में कोरोना के किस नए वेरिएंट को WHO ने सबसे घातक श्रेणी का वेरिएंट घोषित किया है, तो ये है डेल्टा प्लस। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। कोरोना वायरस के B.1, .61, 7.2 वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट नाम दिया गया है, जो कि भारत में पाया गया है। WHO ने कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स का नामकरण किया है ताकि आम जनता और वैज्ञानिकों में इसकी चर्चा आसानी से हो सके। तो ये जो वेरिएंट्स के डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे B.1.61, 7.1 या B.1351, इनको अब आसान नाम दे दिए हैं WHO ने, जो कि एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं कि इस वेरिएंट का क्या नाम दिया है। आइए जान लेते हैं। तो भारत में जो B.161, 7.2 वेरिएंट पाया गया था उसको डेल्टा वेरिएंट नाम दिया गया है और इसी डेल्टा वेरिएंट में, जो कि दूसरी कोरोना लहर के लिए जिम्मेदार है हमारे भारत में, इसी डेल्टा वेरिएंट में एक म्यूटेशन हुआ है K4179 म्यूटेशन, जो कि इसको डेल्टा प्लस में बदल दिया है। इस म्यूटेशन से डेल्टा जो वायरस है वो डेल्टा प्लस में बदल गया है और ये इसीलिए घातक है क्योंकि ये वैक्सीनेशन और हमारे इम्यूनाइजेशन सिस्टम को धोखा दे सकता है। इसी तरह कोरोना वेरिएंट के B.1617 वेरिएंट का नाम कप्पा रखा गया है और ब्रिटेन में पाए गए वेरिएंट को अल्फ़ा, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वेरिएंट को बीटा और ब्राज़ील में पाए गए वेरिएंट को गामा नाम दिया गया है। वर्ष 2025 का महाकुंभ कहाँ आयोजित होगा, तो ये है प्रयागराज। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं।
जो हमारा कुंभ है वो भारत में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर यह आयोजित किया जाता है, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला 3 तरह का है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है, अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल बाद लगता है, जो कि हरिद्वार में अभी 2021 में आयोजित किया गया था, और महाकुंभ प्रयागराज में 144 वर्षों के अंतराल पर लगता है। और कुंभ से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स के रूप में भी मान्यता दी गई है वर्ष 2017 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।